वह नियम के विरुद्ध नहीं होगा। न्याय संगत और क्या है, मानवोचित, यानी जो मानव के हित में उचित रहेगा, जो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, जो उनके लिए उचित रहेगा, उसके लिए सरकार व्यवस्था कर सकती है। और इसी में है प्रसूति सहायता का उपबंध। और ऐसी महिलाएं जो गर्भवती हैं, उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति काफी निम्न है, उनके लिए भी सरकार उनकी प्रसूति सहायता के लिए कुछ उपबंध कर सकती है, अनुच्छेद 42 के तहत। अनुच्छेद 43 है कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी, यानी जो कारखानों में, फैक्ट्रियों में जो मजदूर कार्य कर रहे हैं, उनके लिए वह निर्वाचन की व्यवस्था कर सकती है। निर्वाचन का मतलब कि वह अपने हित के लिए कोई संगठन बना सकते हैं, उसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन होगा, जिनका निर्वाचन स्वयं यानी उस फैक्ट्री के, उस कारखाने के जो मजदूर हैं, यानी जो कर्मकार हैं, वो करेंगे। और इसी में है कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। आप लोग जानते हैं कि भारत में प्राचीन काल से कुटीर उद्योगों का भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। इसलिए नीति निदेशक सिद्धांतों में व्यवस्था की गई है कि जो भारत के प्राचीन कुटीर उद्योग हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे बहुत से लोगों को रोजगार मिल सके। अगला है 44, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। सबसे बहुत ही अधिक जरूरी है कि भारत में निवास करने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए, यानी सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म के मानने वाले लोग हैं, विभिन्न प्रकार के संप्रदाय हैं। तो इस आधार पर इनके कुछ अलग अलग अपने नियम और उनके अपने अलग सिद्धांत हैं, उनके अलग से कानून है। जो उनका धर्म है वो अपना सामाजिक जीवन अपने धर्म के अनुसार मतलब जीते हैं। जैसे हिंदू धर्म के कुछ अलग नियम है, मुस्लिम धर्म के कुछ अलग नियम है, बौद्ध धर्म के कुछ अलग नियम है, जैन धर्म के कुछ अलग नियम है। इससे जो है यानी कि भारत में निवास करने वाले सभी नागरिकों के बीच एक असमानता की भावना रहती है। इसलिए नीति निर्देशक सिद्धांतों में इस बात को समाहित किया गया कि सरकार भारत में निवास करने वाले सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो जिस धर्म के हों, जाति के हों, संप्रदाय के हों, एक सिविल समान संहिता होगी। सबके लिए एक निश्चित नियम होगा, एक ही कानून होगा। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके लागू होने से भारत में एक जो बहुत बड़ी समस्या रहती है उसका समाधान हो सकता है। अनुच्छेद 45 है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। जब आपका संविधान लागू हुआ 1950 में, उसमें यह था कि राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्षों तक में, यानी 10 वर्ष बाद तक, 50 में लागू हुआ, 60 तक भारत में निवास करने वाले ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष की है, वो प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का अधिकार राज्य का दायित्व होगा। लेकिन आप लोग जानते हैं समय बीतता गया और इस लक्ष्य को सरकार नहीं प्राप्त कर पाई। इसलिए अनुच्छेद 45 को निकालकर यानी इसको निरसित कर दिया गया है और इसको मौलिक अधिकारों में शामिल कर लिया गया है। इसको आपको पढ़ाया गया है कि सन 2002 में संविधान में 86वां संवैधानिक संशोधन किया गया, जिसको भारतीय संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 का में रखा गया है। उसको मौलिक अधिकार बना दिया गया है, यानी सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है कि उसको प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार है।
यदि कोई गार्जियन, अभिभावक, बच्चे का माता पिता यदि उसको प्राथमिक शिक्षा नहीं उपलब्ध कराता है तो उसके मौलिक अधिकारों का हनन होगा। और यदि कोई भी व्यक्ति इसकी न्यायालय में याचिका दाखिल करता है इसके खिलाफ कि अमुक व्यक्ति अपने बच्चे को प्राथमिक शिक्षा नहीं उपलब्ध करा रहा है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अब मौलिक अधिकार बना दिया गया है, नीति निर्देशक सिद्धांतों से इसको निकाल दिया गया है। और प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बच्चों के लिए हो गया है। फिर जो भाग 4 का में जो रखा गया है मौलिक कर्तव्य, उसमें मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया है कि प्रत्येक माता पिता का, अभिभावक का, गार्जियन का यह मौलिक कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए। तो ये अनुच्छेद 45 तक आज हम लोगों ने नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद जो अनुच्छेद बचे हुए हैं उसको हम लोग अगले टर्म पर अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।